टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 188 शरणार्थियों को दिया सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र। कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति पर बोला हमला। कहा वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बनाया नागरिक, शरणार्थियों को रखा उनके अधिकार से वंचित। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सलेमपुर बदायूं मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। बस और पिकअप की टक्कर में 10 लोगों की मौत, 27 घायल। राखी का त्योहार मनाने गाजियाबाद से अलीगढ़ जा रहे थे। अपनी ही पार्टी के नेताओं की आवाज दबा रही हैं ममता बनर्जी। दुष्कर्म और हत्या मामले पर सीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले तृणमूल सांसद को पुलिस ने भेजा नोटिस। भाजपा नेता भी लगातार सुसाइड की कहानी पर उठा रहे हैं सवाल। सुवेंदु अधिकारी ने पीड़िता का बिस्तर बदलने का दिया दावा। कोलकाता बलात्कार एवं हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आज होने वाला बहुप्रतीक्षित डूरंट फुटबॉल मैच रद्द। सरकार ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। हत्या एवं बलात्कार के मुख्य आरोपी संजय रॉय और अन्य की आज की जाएगी मनोवैज्ञानिक जांच। सीबीआई आज फिर कर रही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ। और सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे जेनिक सिनर, ज्वेरेव और फ्रांसिस टियाफो। वहीं महिला वर्ग में जेसिका पेगुला ने बनाई अंतिम 4 में जगह। और अब विस्तार से समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 188 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शरणार्थी भारत माता के परिवार में शामिल हो गए हैं। ये केवल नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं बल्कि न्याय देने का काम है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। सीए सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। सीए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। ये कानून पारित हुआ था 19 में। 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। इतने सालों तक ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया। आज ये 188 परिवार यहां खुशहाल खड़े हैं। क्यों नहीं मिला भाई 19 से 24 आपको? देश में दंगे कराए गए, अल्पसंख्यकों को भड़काया गया। पर मैं आज स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, ये अफवाहें फैलाई गई थी सीएए की कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क और झील का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया और साथ ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। યોગ્ય નિકાલ કરવા માટે આ સુઆયોજિત આયોજન સ્વચ્છતાની દિશામાં
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सलेमपुर बदायूं मार्ग पर एक बस और पिकअप में टक्कर हो जाने से 10 लोगों की मौत हो गई है और 27 लोग घायल हो गए। मरने वाले सभी लोग अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के गांव रायपुर खास अहिर नगला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में घायलों का उपचार करने में डॉक्टरों की टीम जुटी है। अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के गांव रायपुर खास अहिर नगला के 40 से अधिक लोग गाजियाबाद से अलीगढ़ जा रहे थे। ये लोग गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड B10 स्थित ब्रिटानिया डेल्टा फूड कंपनी में नौकरी करते थे। रविवार की सुबह सभी लोग मैक्स पिकअप गाड़ी से सवार होकर गाजियाबाद से अपने घर के लिए निकले थे। तभी सलेमपुर थाना क्षेत्र में सामने से आ रही एक प्राइवेट बस ने पिकअप को टक्कर मार दी। एक मैक्स पिकअप गाड़ी गाजियाबाद से संभल की तरफ जा रही थी, नरोरा की तरफ जा रही थी और डिवाई से एक बस बुलंदशहर की तरफ आ रही थी। सलेमपुर थाने के पास बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है और जिसमें कुल 37 लोग घायल हुए थे। उन घायलों में 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई है। 27 लोग घायल हैं जिनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन घटना का संज्ञान लिया था। हमको एसएसपी साहब को, पूरा मेडिकल टीम को अच्छे से अच्छे इलाज कराने के लिए जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो ताकि जितने भी हमारे घायल हैं उनका समुचित इलाज हो सके। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या की घटना के बाद से देश भर में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में छात्रों और जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। वहीं ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी के नेताओं की आवाज ही दबा रही हैं। दुष्कर्म और हत्या मामले पर सीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले तृणमूल सांसद को पुलिस ने नोटिस भेजा। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर पर आरजीकर अस्पताल में हुए रेप और हत्या के मामले की जांच के बारे में गलत सूचना पोस्ट करने का आरोप लगा है। उन्हें बुधवार दोपहर तक मध्य कोलकाता स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय में रहने को कहा गया है। दरअसल टीएमसी के ही राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने ममता सरकार पर कई सवाल दागे हैं। सुखेंदु ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आड़े हाथों लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए सुखेंदु ने कहा कि सीबीआई को कोलकाता हत्याकांड में निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को पहले हिरासत में लेना चाहिए और फिर पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर सुसाइड की कहानी किसने और क्यों रची। उन्होंने 2 दिन पहले भी आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को हटाने में देरी पर सवाल उठाए थे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की जघन्य हत्या और बलात्कार के बाद वेस्ट बंगाल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर रोक लगा दी है। एसोसिएशन ने इस सिलसिले में डॉक्टर घोष को पत्र लिखकर कहा, प्रिंसिपल होने के नाते आपको सभी छात्रों और पीजीटी का स्थानीय अभिभावक माना जाता है, जो कि मामला माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सीबीआई को सौंप दिया गया है। इसीलिए आपको आपके अस्पताल में हुए इस जघन्य अपराध के बारे में पूछताछ के लिए सीबीआई अधिकारियों द्वारा ले जाया गया है। जब तक आप बेदाग नहीं हो जाते और अदालत से अंतिम फैसला नहीं आ जाता, हम आपको WBO के बैनर तले हमारी सभी शैक्षणिक गतिविधियों से अलग रखने के लिए मजबूर हैं। साथ ही डॉक्टर घोष से स्पष्टीकरण मांगते हुए लिखा है कि कृपया हमारे संगठन से इस मेल और पंजीकृत पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर जवाब दें। आशा है आप बेदाग साबित होंगे और सच्चाई सामने आएगी। आपको बता दें कि संदीप घोष से सीबीआई ने 23 घंटे से अधिक पूछताछ की। यह पूछताछ एक पीजी प्रशिक्षु डॉक्टर की संदिग्ध मौत के सिलसिले में की गई। और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में एक बार फिर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में ममता बनर्जी पर सबूत नष्ट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने अपने विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से ऐसी जानकारी जुटाई है जो सीबीआई की जांच में प्रासंगिक हो सकती है। बीजेपी नेता के अनुसार कोलकाता पुलिस ने मृतक पीड़िता डॉक्टर के विसरा को जांच के नाम पर बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध और घटनास्थल पर कई व्यक्तियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि घटनास्थल से मिले खून से सने सामान और वस्तुओं को बाद में बदल दिया गया है और कोलकाता पुलिस की ओर से जब्त की गई वस्तुओं में जो दर्शाया गया है वो सामान और वस्तु वास्तविक नहीं है, जिसकी डीएनए जांच से पुष्टि की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में घटनास्थल के पास लगे वॉश बेसिन को एक नए बेसिन से बदल दिया है। साथ ही डॉक्टर की हत्या करने के बाद शव को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया। कोलकाता पुलिस आयुक्त पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता ने उम्मीद जताई है कि सीबीआई जांच के दौरान इन पहलुओं की भी जांच करेगी। कोलकाता बलात्कार एवं हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से ममता सरकार पूरी तरह से घबरा गई है। ममता बनर्जी आनन फानन में ऐसे फैसले कर रही हैं जो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ताज़ा मामला बहुप्रतीक्षित ईस्ट बंगाल बनाम मोहन बागान डूरंड फुटबॉल मैच को लेकर है। यह मैच आज खेला जाना था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है, जबकि मैच की सभी टिकटें बिक चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने स्टेडियम में जूनियर डॉक्टर को न्याय की मांग वाले प्लेकार्ड लेकर जाने की बात कही थी, जिससे घबराकर ममता सरकार ने मैच ही रद्द कर दिया। वहीं राज्य सरकार ने इस आयोजन को रद्द करने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। यह स्थिति पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को उजागर करती है, जहां 60,000 लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सरकार चुनौती मानती है और आत्मसमर्पण कर देती है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी सरकार की सबूतों को नष्ट करने में सरकार शामिल है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के स्थानांतरित करने का जो आदेश वापस लिया गया है, इससे जाहिर है ये कदम डॉक्टरों को डराने के लिए किया गया। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता बलात्कारी बचाव है, अपराधी बचाव है, सबूत मिटाओ, डॉक्टर डराओ, परंतु बेटी को न्याय मत दिलाओ। और इसी के चलते हमने देखा कि कैसे 43 डॉक्टरों को ट्रांसफर ऑर्डर भी दिया गया था। अब भाजपा के और मीडिया के प्रेशर में आकर इस तालिबानी ऑर्डर को विड्रॉ भी किया है, पर यह कहा जा रहा है ये रूटीन ऑर्डर था। रूटीन ऑर्डर था तो विड्रॉ क्यों किया? और जो ऑर्डर दिया गया 24 घंटों में इसलिए वापस लिया गया क्योंकि डॉक्टर्स को डराने की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो गई, काम हो गया। जो संविधान बचाने की बात करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस, ये सारे लोग गायब कहाँ हैं? ये मिसिंग इन एक्शन क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में सोशल मीडिया से पीड़िता के फोटो, नाम और पहचान हटाने को लेकर गुहार की गई है। याचिका में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पक्षकार होंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हत्या और रेप के मामले में जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा है, उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज का लंबा सुनहरा इतिहास रहा है। ये संस्थान लंबे समय से कोलकाता की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की आधारशिला रहा है। 1886 में स्थापित ये संस्थान एशिया का पहला गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज था और इसने पश्चिम बंगाल और उसके बाहर स्वास्थ्य सेवा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेडिकल कॉलेज की स्थापना डॉक्टर राधा गोविंदकर ने की थी। चिकित्सक पिता के पुत्र डॉक्टर आरजीकर का जन्म 1852 में हुआ था। उन्होंने बंगाल मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय एशिया का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज था। स्नातक होने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के एडिनबर्ग चले गए और 1886 में मेडिकल की डिग्री लेकर वापस लौटे। वापस लौटने पर उन्होंने महसूस किया कि औपनिवेशिक संस्कृति लोगों के लिए मौजूदा मेडिकल स्कूलों का लाभ उठाने में एक बड़ी बाधा थी। इस तरह कार के मन में एक नया मेडिकल स्कूल खोलने का विचार आया।
पैसों की तंगी देखकर उन्होंने चंदा मांगकर और अपना सामान बेचकर 25,000 रुपए इकट्ठा किए और बेलघरिया में 12 बीघा जमीन खरीदी। फिर 70,000 रुपए की लागत से वहां एक अस्पताल बनवाया। आरजीकर ने 1899 में कोलकाता में प्लेग महामारी के दौरान सिस्टर निवेदिता के साथ मिलकर मरीजों को बचाने का काम किया। साथ ही मरीजों को दवा खरीदने के लिए पैसे भी दिए। डॉक्टर आरजीकर संस्थान के पहले सचिव थे और 1918 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 12 मई 1958 को इस कॉलेज को अपने अधीन ले लिया था। यह पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध है और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे पहले जुल्फिकार अली जेकेएपी के उपाध्यक्ष थे और वे पेशे से वकील हैं। उन्होंने 2008 और 2014 के विधानसभा चुनाव में राजौरी जिले के दरहल विधानसभा क्षेत्र से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने 2015 से 2018 तक महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम किया है। जम्मू कश्मीर में जो पीस रिस्टोर हुआ, जो स्टोन पैलेटिंग खत्म हुआ, जो एक आम नागरिक को एक सुरक्षा मिली, टूरिज्म को बूस्ट मिला, लोगों की डेवलपमेंट हो रही है, लोगों के काम हो रहे हैं। आज होटल वाला, शिकारे वाला, टेम्पो वाला, हर आदमी अपना कारोबार चला रहा है और अच्छे से अर्न कर रहा है। हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट हुई। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसीज़ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, होम मिनिस्टर की हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित किया कि मैं इस पार्टी का दामन थामूं। और झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झामुमो के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज दिल्ली पहुंचे। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि झामुमो के कई नेता पाला बदल सकते हैं। झामुमो नेता दशरथ गगरई, चमड़ालिंडा, रामदास सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और समीर मोहंती के मोबाइल भी पिछले कुछ घंटों से स्विच ऑफ आ रहे हैं, जिससे इस कयास को बल मिलता दिख रहा है। इस बीच चंपई सोरेन के पैतृक गांव से झामुमो के झंडे हटा लिए गए हैं। यहां तक कि खुद चंपई सोरेन ने अपने एक्स हैंडल के बायो से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटा दिया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा था, जिसके बाद झामुमो के अंदर सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आ गया था। चंपई सोरेन को हेमंत सरकार में फिर से मंत्री बनाकर भरपाई करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके बयानों से कई बार ये लगता रहा है कि चंपई सोरेन पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वहीं दिल्ली पहुंचने में बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर चंपई सोरेन ने गोलमोल जवाब देकर फिलहाल राजनीतिक पत्ता खोलने से इनकार कर दिया। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आया है। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। कोलकाता पुलिस द्वारा साइबर अपराध की धाराओं के तहत भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी को नोटिस जारी करने पर चटर्जी ने ऐसे किसी नोटिस के मिलने से इनकार किया है। उन्होंने कहा, कोलकाता पुलिस भरोसे के लायक नहीं है। सबसे पहले तो अभी तक मेरे पास कुछ समझ नहीं आया, और दूसरा बात है कि कोलकाता पुलिस का काम क्या है आज के डेट में? जस्टिस देने का ना। पूरा देश जस्टिस मांग रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया जस्टिस मांगने के लिए। तो वो लोग का वो काम नहीं है जो सीबीआई को मदद करे, सीबीआई को सपोर्ट करे। स्पाइनलेस पुलिस हम लोग देखे हैं कि डॉक्टर लोगों को ट्रांसफर करने का, 42 डॉक्टर लोगों को ट्रांसफर करने के लिए ये लोग ऑर्डर भी चला दिया था कल। हम लोग देखे हैं कि जो भी पोस्टमार्टम का जो भी किया था, तुरंत इसको करके इसको कैसे दबाया जाए, ये सब करने का कोशिश किया। हम लोग देखा था कि ट्रकों में लोग भर के आया था। जब सब लोग कोलकाता पूरा रास्ते के ऊपर था, उस दिन ये लोग लेके आया और पुलिस के सामने पूरा तोड़फोड़ किया जो भी सबूत था। ये पुलिस को हम लोग सम्मान करेंगे? ये पुलिस तो ममता बनर्जी का पुलिस है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रोजगार मेले में शिरकत की और युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। हमारा युवा
तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान के साथ जुड़ करके कर सके, इसके लिए उस युवा को रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, उसका हम कौशल विकास कर सके, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना सके। इसके लिए सरकार के स्तर पर, डबल इंजन सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। तो साथ साथ युवा की क्या भूमिका हो सकती है, युवा की क्या आकांक्षाएं हैं, इन आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए पंख चाहिए और उस पंख देने के लिए रोजगार और टैबलेट वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए मैं और मेरे मंत्रीगण, मेरे सहयोगी मंत्रीगण आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में स्थानीय अदालत ने भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को 20 अगस्त तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। बलौदाबाजार का ये केस सतनामी समाज के द्वारा जैतखम की क्षति को लेकर बलौदाबाजार में किए गए प्रदर्शन से संबंधित है, जो हिंसक हो गया था। इसमें तोड़ाफोड़ी और आगजनी की घटनाएं हुई थी। इस प्रदर्शन से पहले हुई एक सभा को लेकर पुलिस देवेंद्र यादव से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन लगातार 4 बार नोटिस मिलने के बावजूद विधायक अपना बयान नहीं दर्ज करा पाए, जिसके बाद पुलिस की टीम ने विधायक को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया था। हरियाणा की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। सैनी ने बताया कि राज्य में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 20% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं आयोग की सिफारिश के अनुसार इस कोटे का 10% वंचित अनुसूचित जातियों को आवंटित किया जाएगा। सैनी ने यह भी बताया कि यह नया नियम भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की गई आचार संहिता के पालन में विधानसभा चुनावों के बाद लागू किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर एक दिवसीय दौरे पर रविवार को कुवैत पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा अल हमद अल मुबारक अल सबा से मुलाकात की। एस जयशंकर ने उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत और कुवैत के बीच सदियों पुराना सद्भावना और मित्रता का संबंध है। देश भर में बारिश का दौर जारी है। कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी भाग में अगले 2-3 दिन के दौरान तेज बारिश का अनुमान जताया है। बांग्लादेश के दक्षिण में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने और उसके उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान है। इससे कल तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों तथा इससे सटे इलाकों में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इससे पश्चिम बंगाल के गांगेय और हिमालय से सटे क्षेत्रों ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी अगले 2-3 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। इस सप्ताह दिल्ली में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। शनिवार को मध्य गजा के जवायदा इलाके में इजरायली हमले में कम से कम 17 फिलिस्तीनी मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। जवायदा में मारे गए अधिकांश लोग एक ही परिवार के थे और उनमें 8 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल थीं। इस बीच इजरायल ने कहा है कि उसने शनिवार को वेस्ट बैंक के जेनिन में एक कार को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में 2 वरिष्ठ हमास आतंकवादियों को मार गिराया है। इजरायल का दावा है कि हमास आतंकी एक इजरायली की हत्या में शामिल थे। इजरायली सुरक्षा एजेंसी और इजरायल रक्षा बलों के एक संयुक्त बयान में हमास आतंकियों की पहचान अहमद अबू आरा और राफत दवासी के रूप में की गई है। दोनों वेस्ट बैंक में जेनिन के रहने वाले थे।
ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल पहुंचने वाले हैं। वे सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इस बीच इजराइल और हमास के बीच लड़ाई को समाप्त करने और इजरायली बंधकों को मुक्त करने के लिए समझौता करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। इजराइल के शहर तेल अवीव में शनिवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी और जल्द से जल्द संघर्ष विराम की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर संघर्ष विराम वार्ता में कोई समझौता नहीं हुआ तो क्षेत्रीय स्तर पर तनाव बढ़ जाएगा। दोहा में अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में संघर्ष विराम वार्ता अगले सप्ताह फिर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी ओर लोग इजराइल और हमास के बीच लड़ाई को समाप्त करने के साथ ही शेष बंधकों को मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को तेल अवीव में बड़ी संख्या में हुए विरोध प्रदर्शनों में बंधकों को छुड़ाने की मांग की गई। सावन का महीना शुरू होते ही राखी के त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाजार में रौनक आ जाती है। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर कैसी है बाजार की रौनक, देखिए डीजी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की यह खास रिपोर्ट। राखी का त्योहार आते ही घर घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को मनाने के लिए राखी का त्योहार बेहद ही खूबसूरत है और इस त्योहार की खुशियां ही अलग होती हैं। लोग तैयारियों में जुट जाते हैं। बाजारों में बिक रही रंगीन राखियां और कंगन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाजार राखियों से सज गया है। सुंदर सुंदर कंगन, रंग बिरंगी राखियां सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बहनों ने अपने भाइयों के लिए ये सुंदर राखियां चुन ली हैं और उनके पसंदीदा उपहार भी ले लिए हैं। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों के पसंद के उपहार खरीद लिए हैं। मेरी बहन बिहार से है और हम यहाँ दिल्ली में हैं, तो जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हमने एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट लिया है, एक ड्रेस लिया है तो, और हमने कुरियर करवाया, होपफुली पहुँच जाएगा वो। राखी का त्योहार आते ही बाजार में खास रौनक देखने को मिलती है। दुकानदारों और खरीदारों दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती है। बाजारों में राखियों और त्योहार से जुड़ी चीजों की धूम मच जाती है। कोई मिठाई खरीद रहा होता है, कोई राखी, तो कहीं बहनें मेहंदी लगवा रही होती हैं। भैया भाभी की राखी का जोड़ा, बच्चों के अपने पसंदीदा कैरेक्टर की राखी सभी का मन मोह लेती है। जिस तरह से इस साल सभी बहुत उत्साहित हैं, सभी बहुत अच्छे से शॉपिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी राखियां दिखाओ ताकि हम वो खरीदें और वो लोग खरीद भी रहे हैं। बच्चों की राखियां हैं वो जा चल रही हैं, जैसे आपका ये बैनर स्पॉट हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, और ये आपकी भैया भाभी की राखी हैं, ट्रेंड में काफ़ी अच्छी हैं, ये चल रही है ज़्यादा। जो लोग दूर रहते हैं वो डाक या कुरियर के माध्यम से अपने भैया को राखी भेजते हैं। घर घर में खुशियों का माहौल है और हर कोई इस पवित्र बंधन के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए उत्साहित है। हम अपने भाई को राखी भेज चुके हैं। अभी हम कुछ राखियां और खरीदेंगे। जो हमारे आसपास के भाई बंधु हैं उनको भी राखी बांधेंगे। मैंने ये राखी खरीदी है तो मेरी छोटी बेटी है, वो अपने भैया को ही राखी बांधेगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ राखी के लिए, जिससे मैं अपने भाई बहन को राखी बांधूंगी और त्योहार मनाऊंगी। राखी का त्योहार सिर्फ धागों का नहीं बल्कि प्रतीक है भाई और बहन के अटूट विश्वास और प्यार के बंधन का, जिसे कि पूरे भारतवर्ष में हम सभी लोग बेहद ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।